दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अब से कुछ ही घंटे बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम फिर से एक संबोधन करेंगे। आज वो क्या कहेंगे? क्या लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना है? लॉकडाउन में क्या ढील देनी है? लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करना है या क्या करना है? इसके बारे में अभी कयास लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हों या देश के दूसरे बड़े राजनेता हों, वो बार बार, जब आपको याद होगा जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था और जब मजदूर अपने अपने घरों से, खासकर जहां वो रहते हैं वहां से निकल आए थे, वो अपने अपने पैतृक घरों की तरफ, अपने गांव की तरफ जाने के लिए जब उतावले थे, तो शहरों में आम लोगों ने भी, जो खासकर मध्यवर्गीय लोग हैं, यहां तक कि मीडिया के लोगों ने भी, सियासतदानों ने भी ठीक से समझा नहीं कि ये मजदूर क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों अपने पैतृक निवासों की तरफ जाना चाहते हैं जहां हालात और खराब हैं शहरों के मुकाबले। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर चीजें साफ हो गई। ये अलग बात है कि देश का जो मुख्य धारा मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो दिखलाना नहीं चाहता था और आज भी वही हालत है। अगर देश के एक डेढ़ चैनलों को छोड़ दिया जाए और अंग्रेजी के कुछ एक बेहतर अखबारों को छोड़ दिया जाए, तो बड़े स्तर पर हिंदी के अखबार, टेलीविजन चैनल, चाहे वो अंग्रेजी के हों या हिंदी के हों, लगभग एक जैसा उनका बिहेवियर है, एक जैसा कवरेज है, जिसमें मजदूर के बारे में भी न्यूनतम इंफॉर्मेशन, श्रमिकों के बारे में भी, जिन घरों से स्वयं हिंदी के पत्रकार आते हैं बड़े पैमाने पर, अगर कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए टॉप पोस्ट पर, तो सभी लोग निम्न मध्यवर्गीय किसान परिवारों से या गरीब परिवारों से आकर के पत्रकार बने हैं। लेकिन वो लोग भी मजदूरों की इस पीड़ा को नहीं समझ पाए और न समझने की कोशिश उन्होंने की। उन्होंने पढ़ने लिखने की भी अगर कोशिश की होती तो शायद उनको मालूम हो जाता कि भारत का किस मजदूर क्यों परेशान है, खासकर नॉर्थ इंडिया का। देखिए, अपने देश में मजदूर की परेशानी ये थी कि उसको लॉकडाउन के बाद उसकी जब फैक्ट्री ठप की गई, चाहे फैक्ट्री बड़ी हो या छोटी हो, उसकी पगार रुक गई। उसने मेहनताना मांगा, मेहनताना नहीं मिला, जिनकी बकाया रकम थी उनको भी नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार जिस कारण से लोग चुनते हैं कि भाई उसको उसके बुरे में, उसके अच्छे दिनों में हमेशा काम आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये सरकार जनता के एस्पिरेशंस को, उसकी आकांक्षाओं को ये सरकार प्रतिबिंबित करती है? अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अनेक देश जो हैं, अपने यहां जो वर्कर्स उनके हैं, उनको 80% सरकार वहां की पगार का 80% दे रही है। कई जगह 100% तक दिया जा रहा है। कई जगह 3 महीने के लिए एक स्पेशल इंस्टॉलमेंट या स्पेशल पैकेज आ गया है। आप यूके का उदाहरण देख लीजिए। आप कहेंगे कि आप बहुत अमीर देश का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप यूके में, अगर पहले हम शुरू करते हैं यूके से, 80% सैलरी का वहां पर वहां के श्रमिक को, वहां के वर्कर को, वहां के एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। और जो अधिकतम रकम है वो कुल मिलाकर, जो अगर हम भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें, तो 2,34,000 तक की रकम बांटी जा रही है। अगर पाउंड को हम अगर रुपया में कन्वर्ट करें तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक बड़े अमीर देश की कहानी मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप बांग्लादेश में भी आप जाइए, तो दोस्तों बांग्लादेश जैसे मुल्क में भी काफी बेहतर पैकेज है। और वो इस समय जो पैकेज है वो तकरीबन, उन्होंने जो पैकेज दिया है उसमें कम से कम मजदूर को टिकने का एक रास्ता मिल गया है, एक जरिया मिल गया है। और वो पैकेज उन्होंने टोटल इंडस्ट्री के लिए दिया है, जिसमें कि श्रमिकों की तनख्वाह, पगार शामिल है। फ्रांस से लेकर के स्पेन तक, अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका भी, जो इतना मैंने माना जाता है कि जहां सबसे अधिक पूंजीवाद जहां का जघन्य है, वहां भी कम से कम
पगार के रूप में, सैलरी के रूप में जो लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, उसके लिए एक पैकेज किया गया है, एक पैकेज घोषित किया गया है। फ्रांस ने तो कमाल किया है, जो न्यूनतम वेतन लोगों की है उसका 100% और अन्य जगहों पर जो है सैलरी का 80% से ज्यादा मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम जो अपने आप को विश्व गुरु बनता हुआ देश कहते हैं, हम जो कहते हैं कि हम महाशक्ति बन रहे हैं, हम ये भी दावा करते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए था अब तक। लेकिन आप सोचिए, ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए, इन तस्वीरों में देखिए, क्या ये तस्वीरें विश्व गुरु बनते एक मुल्क की तस्वीरें हो सकती हैं? क्या ये तस्वीरें एक महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले मुल्क की तस्वीरें हो सकती हैं? किस तरह बच्चे, स्त्री, पुरुष, अधेड़, नौजवान किस तरह वाहनों की तलाश कर रहे हैं सड़कों पर, किस तरह वो एक एक वाहन में 50-50, 60-60 लोग भर के चले जा रहे हैं। कहीं वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कहीं उसको रोक दिया जाता है। तो ये हालात हैं इस वक्त दोस्तों अपने मुल्क के। और दोस्तों मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश में हर जगह तबाही का आलम है, खासकर मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए। मैं तिरुपुर जो तमिलनाडु का एक औद्योगिक इलाका है, मैं वहां के एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो प्लेटफॉर्म ना होकर के बल्कि दशहरे का कोई मेला लगा हो। इतनी भयानक स्थिति थी, इतनी भीड़ थी, जैसे गांव में दशहरे के मेले में होता है कि लोग एक दूसरे से चिपके होते हैं। अब आप फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको हमारे देश में आजकल सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग कहती हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कैसे मेंटेन होगी, आप लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। जब उनको यहां रोकना था तो रोकने की कोशिश आपने नहीं की, क्योंकि रोकने के लिए आपने इंतजामात नहीं किए, आपने पैसे नहीं दिलवाए, आपने उनको एडवांस नहीं पे किया, आपने कोई एश्योरेंस नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं दी कि उनको जीने, खाने और रहने का यहां पर एक गारंटी होगी। और दोस्तों आज मैं पढ़ रहा था अंग्रेजी का एक अखबार, और उसमें मैंने देखा कि दिल्ली में देश की राजधानी में शाहपुर जाट इलाका, जहाँ पर बहुत सारी बुटीक हैं, बहुत सारे छोटे मोटे कामकाज वहाँ होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और बड़े लोग उसमें काम करते हैं, बड़े लोग उसके ओनर्स हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों का संभवतः व्यापार होगा। लेकिन वहां काम करने वाली 750 महिलाओं का, जो पश्चिम दिनाजपुर बंगाल की हैं, उनकी कहानी जब पढ़ी मैंने तो मैं चकित रह गया कि किस तरह के हालात हैं। वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके जो ओनर्स हैं, जिनके लिए वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी, कारीगरी का काम करती थी, कढ़ाई वगैरह का, और वो स्किल्ड महिलाएं हैं। अपने देश में तो एक खूबसूरत मंत्रालय बना हुआ है, क्या खूबसूरत नाम है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और इतने अच्छे मंत्रालय, इतने अच्छे नाम का मंत्रालय, मैं नहीं जानता कि इन गरीब महिलाओं के बारे में कितना उसने सोचा होगा, कितना काम किया होगा। वो केंद्र से लेकर बंगाल सरकार से अपील कर रही हैं कि उनको घर जाने की सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। मालिकान उनके 2 महीने का भी एडवांस उनको देने को तैयार नहीं। 2 महीने कैसे होते हैं किसी गरीब आदमी के लिए, जो 12,000 रुपया, बस 12 या 13,000 रुपया महीना पाता है, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में। आप कल्पना कीजिए कि 12,000 रुपये में वो अपनी जिंदगी कैसे बसर करता है, और 2 महीने जब नहीं मिलेगा उसको तनख्वाह अगले, तो क्या होगा। लेकिन सरकारों ने, दोनों सरकारों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। एक महिला ने एक पत्रकार से कहा कि हम जाएं तो जाएं कैसे, जब पूछा गया कि भाई ट्रेन अब तो चलने लगी है, 4,000 रुपए की किराया देकर कैसे कोई जाएगा जिसके पास कोई पैसा नहीं बचा हो। 12,000 रुपए महीना पाने वाली औरत 4,000 रुपया कहां से देगी जब 2 महीने से सैलरी न मिली हो। और दोस्तों ये कहानी केवल यहाँ की नहीं है, ये तिरुपुर की नहीं है, ये गुड़गांव की नहीं, गुरुग्राम की नहीं है, ये पूरे मुल्क की है। और तो हमारी जो सरकारें हैं, लेकिन केवल ये कंजूसी, ये निर्दयता मजदूरों के लिए दिखा रही है। कमाल की बात है। लेकिन मालिकानों के लिए कोई कंजूसी नहीं है, पूरी दरिया दिली है। क्या उदारता है। मजदूरों के लिए निर्दयता और मालिकों के लिए उदारता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह का ऑर्डिनेंस लाया है श्रम कानून में बदलाव का, और श्रम कानून में बदलाव का केवल यूपी नहीं, मध्य प्रदेश ने भी
उन्होंने नोटिफाई पहले किया था, सरकारी नोटिफिकेशन, फिर 2 मुद्दों को लेकर ऑर्डिनेंस भी, और गुजरात, हरियाणा, पंजाब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वहां, वो भी कुछ चेंजेस ला रहे हैं, राजस्थान सरकार ला रही है चेंजेस। आई मीन 12 घंटे से 8 घंटे, 8 घंटे से 12 घंटे जो किया गया है एक श्रमिक को काम करने की अवधि, ये उस वक्त की है जब देश आजाद था, आजाद भी नहीं था, जब देश गुलाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दौर का है जब उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की होती थी उसके लेबर मेंबर थे, उन्होंने 8 घंटे का कार्य दिवस तय किया था कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा, ये अधिकतम उसकी जो कार्यावधि होगी। और इसके बाद के दिनों में हम जानते हैं कि अपने देश में जहां भी मजदूर अधिक काम करते हैं तो उसके लिए उनको डबल उनका ओवरटाइम मिला करता था, लेकिन आजकल ओवरटाइम भी काट लिया है मालिकों ने। तो दोस्तों, ये हालात पूरे देश के हैं। कई राज्यों ने इस तरह के श्रम कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो खैर सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने चेंजेस किए हैं, कुछ एक को छोड़कर। मसलन 3 उन्होंने छोड़े हैं, एक सुरक्षा का मामला, एक औरत और बच्चों की नियुक्ति के प्रसंग में जो कानून है उसको एक बचाया है, और तीसरा एक कानून बचाया है, सैलरी आपकी नियमित समय पर मिलेगी। लेकिन अब और सब में चेंजेस हैं। तो इससे ये लगता है कि हमारे देश में किस तरह की सरकारें, कैसे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो क्या सोच रही हैं। और ये खुशी की बात है कि एक छोटा सा प्रदेश जो दक्षिण का है, जो कोरोना से, जो कोविड-19 से अपनी फाइट में इस देश का अव्वल राज्य बना हुआ है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, वो केरल। उसने कहा कि नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए हमें श्रम कानून में चेंजेस नहीं लाने हैं, हम किसी भी तरह का श्रम कानून में कोई जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें बदलाव नहीं करेंगे, हम कोई रियायत नहीं देने वाले हैं मालिकानों को, हम अपनी इंडस्ट्री अपने ढंग से यहां चलेंगी और उन्हीं कानूनों के बल पर चलेंगी। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये केरल में पूरे समाज की स्वीकार्यता है इसको लेकर, केवल सरकार की नहीं, किसी एक पार्टी की नहीं। अभी मैं देख रहा था कि एक बिल्कुल नॉन पार्टीजन एक व्यक्ति, एक कवयित्री, एक लेखिका रति सक्सेना, उनका मैं अभी टिप्पणी देख रहा था सोशल मीडिया पर, और उनके बारे में कोई भी नहीं कह सकता, वो हिंदी की बहुत सुपरिचित कवयित्री हैं, कि वो कहीं से भी वामपंथी या वहाँ की सरकार जो है, पार्टी जो है, उससे कोई मतलब है। वो एक लेखिका है और वो बोल रही है अपने सोशल मीडिया कमेंट्स में कि पूरे समाज में केरल के ऐसा है कि लोग वहाँ का एक श्रमिक, एक मजदूर, एक काम करने वाला आदमी अगर किसी घर में आता भी है तो लोग अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उसके साथ चाय पीते हैं या उसके साथ बात करते हैं। तो ये वहाँ के लोगों के जीवन शैली में, उनके जीवन के संस्कारों में रचा बसा है। क्या आप सोचिए कि हमारे देश के जो दूसरे हलके हैं, क्या वहाँ जो कल्चर है, वहाँ की जो जीवन मूल्य है, क्या जो राजनीतिक सोच है, आखिर उसमें ये खोट कहाँ है कि हम श्रमिक को, हम मजदूर को उसका सब कुछ खींच लेना चाहते हैं, लेकिन उसको देने के नाम पर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं चाहते कि उसके हाथ में, उसके शेयर में, उसके हिस्से में कुछ भी जाए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।